वन वेलकम बैक टू ज्ञानवर्सिटी। माय नेम इज़ कनिका और हम यहाँ आपको एचपी सेट लाइफ साइंसेज पेपर 2 की तैयारी करवा रहे हैं। बेटा हम यूनिट बायोकेमिस्ट्री कर रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड्स। हम बायोमोलिक्यूल्स कर रहे थे। आज हमारा सेकंड लास्ट बायोमोलिक्यूल है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। इसमें हम आज डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पढ़ेंगे और डीएनए से रिलेटेड कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स लाइक लिंकिंग नंबर्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ डीएनए, वो सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हमारा लेक्चर 6 है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूक्लिक एसिड क्या है बेटा? इट्स अ मैक्रोमोलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ मोनोमरिक न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब ये किसका बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। हमें पता है कि हमारे जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं मेजॉरिटी सभी क्या है? पॉलीमर्स होते हैं। तो ये जो न्यूक्लिक एसिड है, मतलब जो हमारे जिन्हें हम डीएनए आरएनए बोल देते हैं ना शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ठीक है, ये बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स को मिलके बने हैं और ये न्यूक्लियोटाइड वर्टिकली अरेंज होते हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे प्रोटीन फैट्स वो इस तरीके से अरेंजमेंट में थे, ये कैसे वर्टिकल, एक के ऊपर एक स्टैक होता है, ठीक है। इसकी जो डिस्कवरी की थी बेटा फ्रेडरिक माइशर ने की थी। न्यूक्लिक एसिड जो है बेटा सभी एनिमल्स में यूनिवर्सल होते हैं। मतलब अगर डीएनए जैसा है, डीएनए मेजॉरिटी वैसा, कुछ एक हिस्सा उसमें चेंज होता है, अदरवाइज जो बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनए और आरएनए का सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इट इज़ यूनिवर्सल, ठीक है। तो ये बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की हमने बात की। तो पहले हमें न्यूक्लियोटाइड समझने पड़ेंगे कि न्यूक्लियोटाइड क्या है, तभी हम डीएनए के पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर पे जा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद न्यूक्लियोटाइड्स। एक न्यूक्लियोटाइड बेटा 3 कंपोनेंट्स का बना होता है, जिसमें एक नाइट्रोजन बेस होता है, एक शुगर होती है पेंटोज शुगर, ठीक है, मतलब 5 कार्बन शुगर होती है और साथ में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे जैसे आप समझिए, ये मेरी एक क्या है? पेंटोज शुगर है, ठीक है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस पे हम प्राइम मेंशन करते हैं, ठीक है। प्राइम क्यों लिखते हैं? 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम 5 प्राइम, क्योंकि बेटा जो हमारा बेस पेयर होगा, जैसे हम आगे स्ट्रक्चर्स अभी हम बेस पेयर्स के देखेंगे, उनके ऊपर भी चेंज होती हैं, मतलब साइक्लिक चेंज होती हैं, वहां के कार्बन को हम 1 2 3 लिख देते हैं, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द कौन सा कार्बन की बात हो रही है, कि शुगर के कार्बन की बात हो रही है कि बेस पेयर के कार्बन की बात हो रही है, इसलिए हम इनके ऊपर प्राइम्स लिख देते हैं, ठीक है। तो 5 कार्बन का आपका ये शुगर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपका एक बेस पेयर ऐड होता है, नाइट्रोजन बेस, जिसके अंदर नाइट्रोजन होते हैं, पेंटोज शुगर है, और फॉस्फेट ग्रुप आपका जो 5 कार्बन, इस कार्बन पे 5 प्राइम कार्बन के ऊपर आपका फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड होता है, ठीक है। तो पेंटोज शुगर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। 2 तरीके की है, एक होती है डीऑक्सीराइबोस, एक होती है राइबोस, ठीक। तो डीऑक्सीराइबोस किस में है? डीएनए में। हम बचपन से जानते हैं डीएनए की फुल फॉर्म मींस डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड बोल देते हैं, ठीक है। तो डीऑक्सी में क्या है? मतलब कि जो सेकंड प्राइम है, जो 2 प्राइम का कार्बन है, उसमें OH की जगह H होता है डीएनए के केस में, ठीक है, डीऑक्सीराइबोस, इसलिए ये बोलते हैं डीऑक्सी, मतलब एक ऑक्सीजन कम है। राइबोस जो है बेटा आपका आरएनए के केस में होता है, जिसे हम राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। उस कंडीशन में OH, यहाँ सेकंड प्राइम पे OH प्रेजेंट होता है, तो मतलब सेकंड प्राइम पे HOH कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। तो आरएनए के केस में इट इज OH और दूसरे केस में इट इज हाइड्रोजन, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप की बात करें, वो हमारे 5 प्राइम जो हमारी शुगर है उसके 5 प्राइम पे बाइंड करता है, और ये फॉस्फेट ग्रुप आता है बेटा फॉस्फोरिक एसिड से। अब आते हैं नाइट्रोजन बेसिस को। इसको थोड़ा डिटेल में देखना पड़ेगा क्योंकि इसके टाइप्स हैं। 2 तरीके के नाइट्रोजन बेसिस, मतलब ये साइक्लिक रिंग्स होती हैं, ठीक है, डबल साइक्लिक भी हो सकती हैं या एक सिंगल साइक्लिक भी हो सकती हैं। ये जो है बेटा, ये 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन, एक होते हैं पिरिमिडीन्स। प्यूरिन में 2 टाइप के आपके नाइट्रोजन बेसिस आते हैं, ग्वानिन एंड एडेनिन। पिरिमिडीन्स में 3 आते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल। किसी भी ऑर्गेनिज्म में इन 5 में से सिर्फ 4 प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जिनके अंदर डीएनए होगा बेटा, जिनके अंदर डीएनए होगा उनके अंदर ग्वानिन, एडेनिन, साइटोसिन और थाइमिन होगा, ठीक है। और ये ऐसे ही बाइंड करता है, ग्वानिन बाइंड करता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ, और एडेनिन बाइंड करता है थाइमिन से डबल बॉन्ड के साथ। वही आरएनए के केस में इन 5 में से जो होंगे दैट इज ग्वानिन एंड साइटोसिन, वो तो होगा ही, और एडेनिन जो है यूरेसिल से बाइंड करता है, थाइमिन को रिप्लेस कर देता है यूरेसिल इन केस ऑफ आरएनए, ठीक है। चलिए अब प्यूरिन्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये एक प्यूरिन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, बेसिक सा ये स्ट्रक्चर है हमारा प्यूरिन का। अब इसको अगर आपसे बेटा ये चीज़ लर्न हो पाए तो वेल एंड गुड है, नहीं हो पाए तो आप छोड़ सकते हैं, 1-2 बार आप पढ़ेंगे, क्योंकि नेट में इस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। कैसे आते हैं? ये एक बेसिक प्यूरिन का स्ट्रक्चर है, इसमें और एडिशंस होती हैं पर एक बेसिक स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। जो इसका कार्बन 6 है, दिस इज 6th कार्बन, ठीक है। 6th कार्बन का जो नाइट्रोजन है वो बेटा आपका बाइकार्बोनेट या CO2 से आता है। 8th कार्बन जो है, दिस इज योर 8th कार्बन लाइक दिस, ठीक है, 6 8 6 8, ठीक है, N9 C2, दिस इज और, ठीक है, N1 3 4 5
6, दिस इज योर 7 बेटा, 7 8, दिस इज योर 9, ठीक है, दिस इज योर 9 कार्बन, ठीक है, ये नॉट 6, दिस इज 7, ठीक है। तो ऐसे आपका ये स्ट्रक्चर होता है। तो अब हम इसमें क्या क्या बताया गया है कि 7 पोजीशन पे जो आपका नाइट्रोजन है बेटा, सॉरी कार्बन है, ठीक है, वो किससे आता है, वो आता है आपका यहाँ कार्बन होगा, ठीक है, वो आता है आपका बेटा बाइकार्बोनेट से। C8 जो आता है वो फॉर्माइल THF से आता है। C4 C5 C7 जो आता है वो ग्लाइसिन से आता है। मतलब ये पोजीशन है कि कार्बन 4 कार्बन 5 नाइट्रोजन 7 आपके किससे आ रहा है, ग्लाइसिन से आ रहा है। नाइट्रोजन एट 3 पोजीशन एंड 9 पोजीशन जो है ग्लूटामिन से आता है। कार्बन 2 जो सेकंड पोजीशन पे कार्बन है वो भी फॉर्माइल THF से आता है। और जो नाइट्रोजन 1 है वो एस्पार्टेट से आता है, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड से वो नाइट्रोजन डिराइव्ड होता है। मतलब एक पूरा प्यूरिन के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए देख लिए कहाँ से आपका एक एक सिंगल एलिमेंट आ रहा है, एक एक सिंगल एटम आ रहा है। ये आपको डेरिवेशन याद हो जाएगी तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप ये टॉपिक छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आने के चांसेस उतने नेट में तो इस लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। पिरामिडिन में बात करें बेटा, इसमें सिंगल रिंग होती है, प्यूरिन्स में डबल रिंग होती है, ठीक है। इसमें जो N1 C4 C5 C6 मतलब कि फर्स्ट पोजीशन का नाइट्रोजन, फोर्थ पोजीशन का कार्बन, फिफ्थ पोजीशन का जो कार्बन है, सिक्स पोजीशन का जो कार्बन है, ये एस्पार्टेट से आते हैं। सेकंड पोजीशन का कार्बन जो कार्बन है बेटा वो आपका CO2 या कार्बोनिल फॉस्फेट से आता है। और थर्ड पोजीशन का जो आपका नाइट्रोजन है वो बेटा ग्लूटामिन से आता है, ठीक है। ये आपके बेसिक थे। अब इनको और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एक चीज़ याद रखनी है, न्यूक्लियोसाइड किसे बोलते हैं बेटा, जब आपका पेंटोज शुगर बेस पेयर से मतलब कि बेस पेयर से बाइंड करता है तो उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट में NS करके लिख दिया है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, जब आपका न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप हो जाता है या फिर पेंटोज प्लस फॉस्फेट ग्रुप प्लस बेस पेयर, मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इज योर न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। पहले आपका न्यूक्लियोसाइड बनेगा फिर आपका न्यूक्लियोटाइड बनेगा। चलिए प्यूरिन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर्स वगैरह देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एडेनिन की बात करें तो एडेनिन में बेटा आपके 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये 9th पोजीशन पे, दिस इज योर 9th पोजीशन पे आपका शुगर ग्रुप यहाँ पे बाइंड होता है, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम बेटा आपने याद रखना है, साइंटिफिक नेम डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम जो है एडेनिन का डेट इज 6 अमाइनो प्यूरिन, क्योंकि प्यूरिन है 6th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है तो इसका नाम हो गया प्यूरिन, ठीक है। बाकी इसके न्यूक्लियोसाइड्स को क्या बोलेंगे, आरएनए के केस में इसके न्यूक्लियोसाइड को एडिनोसिन बोलेंगे, मतलब जहां न्यूक्लियोसाइड है उसके एंड में साइन आ जाएगा, ठीक है, और जहां न्यूक्लियोटाइड है वो एडेनाइलेट आ जाएगा, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। तो इसके आरएनए में इसको एडिनोसिन बोलेंगे और डीएनए के केस में क्योंकि डीऑक्सीराइबोस है तो इसको डीऑक्सी एडिनोसिन बोलेंगे। इसके न्यूक्लियोटाइड को एडेनालाइट बोलते हैं और इसी के डीएनए फॉर्म को डीऑक्सी एडेनालाइट बोलते हैं। इसकी न्यूक्लियोटाइड को और भी नाम से जाना जाता है, दैट इज एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन के ऊपर आपने फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड को कैसे बोलेंगे, एडिनोसिन क्या हो गया न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, उसके 5 प्राइम पे, ठीक है, 5 प्राइम पे हमने फॉस्फेट ग्रुप मोनोफॉस्फेट ग्रुप ऐड किया है तो दैट इज योर आरएनए, ठीक है। इसकी न्यूक्लियोटाइड को ऐसे भी बोलते हैं और डीएनए के केस में इट विल बिकम डीऑक्सी एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट। यहाँ से इतना क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं आपके साइंटिफिक नेम से, ठीक है, पर पढ़ लेना, ठीक है, इजी ब्रीजी है। सिन जहाँ पे आ गया न्यूक्लियोसाइड की बात है, 8 लेट आ गया न्यूक्लियोटाइड और 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, मतलब कि आपने उसकी न्यूक्लियोसाइड का नाम लिख देना पीछे 5 प्राइम मोनोफॉस्फेट, क्योंकि जितने भी फॉस्फेट ग्रुप है वो आपके 5 प्राइम पे ही बाइंड करते हैं, ठीक है। ग्वानिन की बात करें, ग्वानिन के 6 पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप आ जाता है, सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप आ जाता है और 9th पोजीशन पे तो आपका शुगर बाइंड करता है। इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा 2 अमाइनो, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, 6th पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप है 2 ऑक्सी प्यूरिन, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड का नाम ग्वानोसिन, डीऑक्सी ग्वानोसिन, ठीक है, ग्वानोलाइट, डीऑक्सी ग्वानोलाइट, ठीक है। अब प्यूरिन की बात करें बेटा, इसमें 9th नंबर का नाइट्रोजन जो है वो सल्फर से बाइंड करता है थ्रू सल्फर से नहीं, थ्रू शुगर बाइंड करता है एन बीटा ग्लाइकोसिल बॉन्ड, मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है एट O पॉइंट, ठीक है, O पे, ठीक है, विद C1 ऑफ पेंटोज, ठीक है। जो मतलब ये 9th जो है नीचे जो मेरा शुगर बाइंड होगा फर्स्ट कार्बन, मतलब इसके फर्स्ट कार्बन से बाइंड करेगा, ठीक है, थ्रू O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेगा, इसको हम बीटा ग्लाइकोसिल बॉन्ड भी बोल देते हैं और इसका फर्दर CH2 जो है वो आगे फॉस्फोरिक एसिड से बाइंड करेगा, ठीक है। तो आपका बेस और शुगर जो है OH पेंटोज O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जो है बाइंड करता है। अब आते हैं पिरामिडीन्स पे, ठीक है। पिरामिडीन्स की बात करें तो पिरामिडीन्स 3 है, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ठीक है। साइटोसिन की बात करें तो इसके 4th पोजीशन पे अमाइनो ग्रुप है, ठीक है, सेकंड पोजीशन पे कीटोन ग्रुप है और फर्स्ट पोजीशन पे तो आपका शुगर बाइंड करता है, S मीन शुगर, ठीक है। साइंटिफिक नेम हो जाएगा 2-ऑक्सी 4 अमीनो पिरामिडीन, ठीक है।
तो साइंटिफिक नेम आपने याद रखने, साइंटिफिक नेम। बाकी क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड के केस में इसको सिटिडिन बोल देते हैं, डीऑक्सीसिटिडिन इन केस ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोटाइड इसका बन जाएगा सिटिडाइड डाइलेट और इसका बन जाएगा डीऑक्सीसिटिडाइलेट, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा सिटिडिन 5 मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीसिटिडिन 5 मोनोफॉस्फेट, ठीक है। थाइमीन के केस में बेटा आपके 4th पोजीशन पे होता है आपका कीटोन ग्रुप, 2nd पोजीशन पे कीटोन ग्रुप होता है, 5th पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप होता है और 1st पे आपका शुगर बाइंड करता है। तो नाम बन जाता है 2,4-डाइऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडिन, ठीक है। नाम क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोसाइड का थाइमिडिन, डीऑक्सीथाइमिडिन, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का थाइमिडाइलेट या थाइमिडिन 5 मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिडाइलेट या डीऑक्सीथाइमिडाइलेट 5 मोनोफॉस्फेट। अब आता है हमारा यूरासिल। यूरासिल की बात करें बेटा, यूरासिल किस में है, सिर्फ आरएनए के केस में प्रेजेंट होता है। ये रिप्लेस करता है थाइमिडिन इन केस ऑफ ठीक है आरएनए, ठीक है, इन केस रिप्लेस करता है थाइमिडिन को इन केस ऑफ आरएनए, ठीक है। बाकी इसकी पोजीशन की बात करें बेटा, इसकी 2nd एंड 4th पोजीशन पे कीटोन ग्रुप होता है, तो इसका नाम बन जाता है 2,4-डाइऑक्सी पिरिमिडिन, ठीक है। ये सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। इसका न्यूक्लियोसाइड ही होगा बेटा, क्योंकि डीएनए में है नहीं तो इसका डीएनए में कोई नाम बनेगा नहीं। तो न्यूक्लियोसाइड इसका यूरिडीन हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड यूरिडाइलेट हो जाता है या फिर यूरिडीन 5 मोनोफॉस्फेट हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा बॉन्ड्स का इसके केस में पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन 1, ठीक है, प्यूरिन्स के केस में आपका नाइट्रोजन 9 था, वो बाइंड कर रहा था शुगर से। इस केस में नाइट्रोजन 1 बाइंड करता है शुगर से बाय एन बीटा ग्लाइकोसिल बॉन्ड, और जो C1 है पेंटोज का वो बाइंड करता है थ्रू ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनती है। फॉस्फेट जो है बेटा वो हमेशा कार्बन 5 से बाइंड करेगा वाया फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज, ठीक है। ईस्टर बॉन्ड जो है फॉस्फेट ग्रुप के थ्रू बाइंड करता है। अब बेस पेयरिंग पे आते हैं। हमने बेसिस पढ़ लिए, नाइट्रोजन पढ़ लिए, अब देखो बेस पेयरिंग कैसे होती है, ठीक है। कई बार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ये मेरा ग्वानिन है, ठीक है। ग्वानिन का मुझे पता है, इस यहाँ पे मेरा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे मेरा कीटोन ग्रुप है, यहाँ मेरा अमाइनो ग्रुप है, ठीक है। यहाँ मेरा ये मेरा अमाइनो ग्रुप है, NH यहाँ पे थाई, और यहाँ मेरा साइटोसिन है। तो आप देखेंगे 6 प्राइम पे, यहाँ पे समझते हैं 6 प्राइम पे जो मेरा कीटोन है वो एक इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और इस साइड में इसका जो 4th प्राइम पे मेरा अमाइनो ग्रुप है बेटा, इसका जो हाइड्रोजन है, ठीक है, NH3 का जो हाइड्रोजन, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल नेगेटिव, ये आपस में बाइंड करेंगे वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, सॉरी दे विल बाइंड, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर पार्शियल बॉन्ड के ये एक दूसरे के पास जाएंगे, ठीक है। वैसे ही फर्स्ट पोजीशन का जो NH है आपका, ठीक है, ठीक है, ये इसके ऊपर हाइड्रोजन बाहर वाली साइड होगा, पार्शियल पॉजिटिव साइड, इसके नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव साइड जो कि आपके 3rd पोजीशन पे है, ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। फिर आपका ये जो है, फिर आपका फर्स्ट डबल बॉन्ड, और फिर इस केस में 2nd पोजीशन का आपका जो हाइड्रोजन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है, और इस साइड का जो ऑक्सीजन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो ये डाइपोल की वजह से एक दूसरे के साथ बाइंड कर रहे हैं। तो कितनी बॉन्ड्स बनी, 3 बॉन्ड्स बनी। इस तरीके से G और C की बॉन्डिंग बनती है। आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि कौन सी पोजीशन का कौन किसके साथ बॉन्ड बनाता है बेटा, ये आपने याद रखना है। 6:1 GC का, ठीक है, C का 4:3:2, ठीक है। पहले में ऑक्सीजन हाइड्रोजन, 2nd में हाइड्रोजन नाइट्रोजन, 3rd में हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये चीज याद रखनी है। मतलब पहला और आखिरी जो बॉन्ड है ये रिवर्स हो जाएगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बीच में HN, ये बेटा आपको लर्न करना पड़ेगा। चलिए अब दूसरी बेस पेयरिंग को समझते हैं। दूसरी बेस पेयरिंग में जब हमारा A और T का, दिस इज माई एडेनिन, दिस इज माई थाइमिन, जब इनकी बाइंडिंग होती है तो बेटा आपका 6th पोजीशन का अमाइनो ग्रुप जो है इसके 4th पोजीशन के कीटोन ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, पहली बॉन्ड। दूसरा आपका 1st पोजीशन का जो नाइट्रोजन है और इसके 3rd पोजीशन का जो हाइड्रोजन है ये वाला, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आपस में बाइंड करेंगे। तो आपने क्या याद रखना है, पहली बॉन्ड जो है 6 और 4 के बीच में, ठीक है। दूसरी 1 और 3 के बीच में, ये कैसी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और दूसरी है नाइट्रोजन हाइड्रोजन। ये बेटा आपको याद रखनी है कौन सी बॉन्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चलिए इसके अलावा यहाँ पे हमारी बेस पेयरिंग खत्म हो गई, अभी थोड़ी देर में DNA के स्ट्रक्चर में जाएंगे, उससे पहले 2-3 चीजें पढ़ लेते हैं। एक आता है बेटा आपका शुगर प्लकर्ड कॉन्फर्मेशन। शुगर की बात हो रही है तो मतलब हम पेंटोज शुगर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पेंटोज शुगर अपने आप को अलग अलग फॉर्म में जो है एग्जिबिट करता है, ठीक है। मतलब जरा समझते हैं, हमने पढ़ा था ना साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं हमारे शुगर्स के, ठीक है। अब उसको थोड़ा सा समझते हैं। एक फॉर्म होती है एनवेलप फॉर्म, एक होती है ट्विस्टेड फॉर्म। किसी केस में एनवेलप फॉर्म होती है, किसी केस में ट्विस्टेड फॉर्म होती है। एक एक करके जरा स्ट्रक्चर इसको समझते हैं, ठीक है। पहली जो कंडीशन होती है, पहली होती है 3 एंडो,
ठीक है, ये जनरली पिरामिडिन और आरएनए के केस में होती है। ठीक है, पिरामिडिन्स जो होते हैं, ठीक है, उनमें और आरएनए के केस में 3 एंडो जो है शुगर का स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है बेटा कि आप देखेंगे कि जो कार्बन 3 है वो, ये मेरा प्लेन है, ठीक है, प्लेन है ना, कार्बन 3 बाहर वाली साइड चला जाता है। ठीक है, दिस इज माई थर्ड कार्बन, ठीक है, ये बाहर वाली इज अबव द प्लेन, मतलब ये थोड़ा बाहर, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, कि ये मेरा कार्बन 2 है, कार्बन 1 है, कार्बन, ठीक है, 3 4 5, ठीक है, 3 4 5, तो ये जो है ना ये थोड़ा इस तरीके से चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, अंदर थोड़ा सा बाहर, लेकिन आप जब देखेंगे तो ये अंदर वाली, जब आप बाहर से इसको ऑब्जर्व करेंगे ये थोड़ा इसके ऊपर जैसे होता है। ठीक है, तो आपको देखने में 3D देखेंगे तो इसके अंदर बाहर से दिखेगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है 3 एंडो, मतलब कि अंदर वाली साइड, मतलब अबव द प्लेन, मतलब ऊपर राइज कर देगा उसके परपेंडिकुलरली ऊपर, और जब ऊपर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि अंदर वाली साइड है। ठीक है, ये जो मेरा अपना बेसिक स्ट्रक्चर है, तो इसको हम अबव द प्लेन वाले को 3 एंडो स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये किस में होता है बेटा, पिरामिडिन और आरएनए के केस में, मतलब 3 कार्बन आपका इधर चला जाएगा अबव द प्लेन, मतलब ये अगर मेरा है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, दूसरा है 2 एंडो, इस केस में आपका जो है 2 एंडो कंडीशन है। अब जो सेकंड कार्बन है बेटा वो अबव द प्लेन चला जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये अबव द प्लेन चला जाएगा, ये चीज़ याद। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, ये प्यूरिन्स में होते हैं। ठीक है, ये प्यूरिन में होता है। ओवरऑल क्या बात है कि 4 कार्बन आपके क्लो प्लेनर होंगे, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है एक सिंगल प्लेन में आपके 4 कार्बन, अगर मैं रफली बोलूं, लाई करेंगे, और जो 5वां कार्बन है वो प्लेन से बाहर होगा। ठीक है, 3 एंडो के केस में ये आपका ऐसे होगा। ठीक है, 4 कार्बन ऑन एंड एवरेज जो आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर है एक प्लेन में बाइंड करेंगे। ठीक है, तीसरा जो है 3 एंडो जो है ये बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये किस में है, पिरामिडिन और आरएनए, इसके एग्जाम्पल याद करने हैं। फिर और वैसे ही अगर मैं 2 एंडो की बात करूं, 4 कार्बन आपके कोप्लेनर, मतलब एक प्लेन में राइज करेंगे, जो 5वां है वो भी थोड़ा ऐसे राइज करेगा, C2 एंडो। ठीक है, ये आपका हो गया एनवलप फॉर्म। ठीक है, एनवलप बाहर से देखेंगे तो एनवलप, मतलब कि 4 एक में एक बाहर की तरफ, पर ये कैसा है 3D में देखेंगे तो ऊपर की तरफ है। ठीक है, फिर आती है बेटा आपकी ट्विस्टेड फॉर्म। ट्विस्टेड फॉर्म में क्या होता है कि 3 एंडो 2 एक्सो। ठीक है, मतलब 3, इस केस में 3 जो आपके कार्बन है वो एक प्लेन में होंगे, 3 एंडो, मतलब C3 इस साइड हो जाएगा और C2 अंदर इस साइड हो जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। C3 C2 मतलब एक दूसरे के ट्रांस में होंगे, प्लेन से ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 एक प्लेन में है, C3 ऊपर चला गया, ये C3 एंडो C2 एक्सो। ठीक है, बाहर वाली साइड है। ठीक है, और इसी को दूसरे तरीके में, या फिर दूसरे तरीके से क्या हो सकता है, C2 एंडो चला गया बाहर वाली साइड, कार्बन 1 2 3 और C3 बाहर वाली साइड, C3 एक्सो। ये कंडीशन है आपकी ट्विस्टेड फॉर्म। ट्विस्टेड में 2 होंगे, 3 कोप्लानर होंगे, 2 कार्बन प्लेन से बाहर होंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसमें बस एग्जांपल्स याद रखने हैं बेटा, वहां से क्वेश्चन आते हैं। चलिए और छोटे छोटे टॉपिक्स देख लेते हैं। ठीक है, प्यूरिन, और जो प्यूरिन है ना बेटा वो सिंक्रोनाइज फॉर्म में भी होते हैं और वो एंटी फॉर्म में भी होते हैं। सिंक्रोनाइज फॉर्म में क्या है आप यहाँ देखेंगे बेटा, ये कार्बन 9 है, जब आपका शुगर बाइंड कर रहा है तो आपका पूरा स्ट्रक्चर इस साइड को है, ये है सिंक्रोनाइज, मतलब कि इसी के ऊपर बाइंड कर रहा है, इसी के शुगर के एग्जैक्ट ऊपर पूरा स्ट्रक्चर है। वही प्यूरिन का दूसरा जो स्ट्रक्चर है जो वो एंटी फॉर्म में हो सकता है कि नाइट्रोजन 9 इधर है लेकिन स्ट्रक्चर कैसा है, रोटेट करके इस साइड चला गया, प्लेन के इस साइड चला गया। ठीक है, प्यूरिन इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब पिरामिडिन्स की बात करते हैं वो सिर्फ एंटी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, कि उसके जो भी आपके जो ग्रुप्स होंगे एक्स्ट्रा, जो ऊपर जैसे कीटोन या अमीन ग्रुप होंगे वो बेटा बाहर वाली साइड होंगे, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, एंटी। ठीक है, यहाँ भी बाहर वाली साइड को चला गया, मतलब बाहर वाली साइड को चला गया। ठीक है, पिरामिडिन सिर्फ एंटी करता है। पिरामिडिन में एंटी स्ट्रक्चर क्यों बनता है बेटा, स्टीरिक हिंडरेंस होती है ऑक्सीजन और C5 के बीच में, मतलब आपका C5 और इसके बीच में अगर ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये C5 इधर है, ये अगर इस साइड को होता तो इसका ऑक्सीजन इधर होता, तो ये स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए पिरामिडिन्स के केस में एंटी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है। बाकी प्यूरिन में दोनों प्रेजेंट होते हैं क्योंकि देयर इज नो हिंड्रेंस। और जितनी कम आयनिक स्ट्रेंथ बेटा, ठीक है, उतना कम जो है टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, उस पर भी हम आते हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब हम थोड़ा सा रीनेचुरेशन और नेचुरेशन ऑफ DNA पढ़ लेते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। ठीक, डबल स्ट्रैंडेड DNA में बेटा जो पिरामिडिन और प्यूरिन है ना बेटा, उनका कंटेंट हमेशा बराबर होता है। ठीक है, मतलब
ए और टी क्या है, पिरामिडिन इज इक्वल टू प्यूरिन, ठीक है। ए बराबर होगा टी के, ठीक है, क्योंकि पिरामिडिन प्यूरिन से बाइंड कर रहे हैं और जी सी से बाइंड कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता है ए एंड जी आर प्यूरिन्स एंड टी एंड सी आर व्हाट, दे आर पिरामिडिन्स। तो इनका कंटेंट बराबर होगा, जितना प्यूरिन होगा उतना पिरामिडिन होगा। लेकिन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में बेटा प्यूरिन पिरामिडिन के बराबर नहीं होता, क्योंकि सिंगल स्ट्रैंडेड है तो अमाउंट कम ज्यादा हो सकता है इधर ए क्योंकि उसने बाइंड नहीं करना, हो सकता है दूसरी साइड टी कम हो, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है। बाकी है बेटा मेल्टिंग टेम्परेचर, क्या होता है, डीनेचुरेशन करते हैं हम डीएनए को, जब हीट प्रोवाइड करवाते हैं इसको हम मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। तो ये डीनेचुरेशन कर जाता है, ये खुल जाता है, ठीक है। इसी को हम टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर बोलते हैं। अगर मैं मेल्टिंग टेम्परेचर की बात करूं तो इट डिपेंड्स ऑन द जीसी कंटेंट। ये चीज याद रखना कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, ठीक है, मतलब बाइंड इसको मेल्ट करने में, क्योंकि जीसी कंटेंट में क्यों इफेक्ट होता है बेटा, क्योंकि वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। एटी को तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर है वो ज्यादा चला जाता है। जितना ज्यादा डीएनए में जीसी कंटेंट होगा उसको उतना ज्यादा टेम्परेचर लगेगा उसको तोड़ने में, ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। दूसरा पॉइंट है इसमें पीएच का। पीएच, जितना ज्यादा पीएच होगा, मतलब कि पीएच ज्यादा होने का मतलब क्या, हाइड्रोजन कम होंगे, बेस डीप्रोटोनेशन हो जाएंगे, मतलब बेस में से हाइड्रोजन जाते रहेंगे क्योंकि हाइड्रोजन कम है, ठीक है। एंड डिस्ट्रॉय, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। हमें पता है कि एक बेस पेयर दूसरे पेयर से वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या हो जाएंगे, तोड़ देंगे, क्योंकि हाइड्रोजन कम है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएंगे, जैसे इसका हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये बाइंड कर रहा है, इधर नाइट हाइड्रोजन होगा वो बाइंड कर रहा है, वो निकल जाएगा क्योंकि डीप्रोटोनेशन हो जाएगी और इजिली जो है आपके बॉन्ड्स टूट जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब आपका लो पीएच है, लो पीएच मतलब ज्यादा हाइड्रोजन आयन जो है आपके आसपास प्रेजेंट है, वो भी बॉन्ड्स को जो है क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस बनाते हैं, इसलिए ये बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। फिर आता है बेटा हमारा वेलिस रूल। वेलिस रूल बोलता है कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है उसका फॉर्मूला है 2 टाइम्स द ए प्लस टी कंटेंट। ए और टी का कंटेंट कितना है, 4 टाइम्स द जी प्लस सी का कंटेंट, ठीक है। ये जो है आपका वेलिस रूल, एक वेलिस ने रूल दिया था, इसके बेसिस पे हम टीएम जो है मेल्टिंग टेम्परेचर जो है कैलकुलेट करते हैं, आगे हम देखेंगे, ठीक है। एक टॉपिक और है फॉर्मामाइड जो है बेटा, वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस को कम करता है। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस क्या करती हैं, जब आपका ज्यादा हाइड्रोजन है तो क्या करता है, वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन को कम करता है, जिसकी वजह से जो है आपकी इजीली जो बॉन्ड्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। ओनली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बिटवीन प्यूरिन एंड पिरामिडिक। अच्छा, और एक चीज याद है कि सिर्फ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कितने में होती हैं, और फॉर्मामाइड जो है बेटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड करता है प्यूरिन और पिरामिडिन के बीच में, अदरवाइज प्यूरिन और पिरामिडिन वाया हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है बाइंड करते हैं। चलिए, एक छोटा सा टॉपिक है बेटा आपके टोटोमेरिक का। टोटोमेरिक फॉर्म्स क्या होती हैं उसको समझते हैं, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला, कार्बन के ऊपर कीटोन ग्रुप है, ठीक है। किसी केस में, ठीक है, इस पीएच की वजह से, ठीक है, पीएच की वजह से हाइड्रोजन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, मतलब पीएच कम है, तो ये क्या कर जाएगा, ये रिड्यूस कर जाएगा, इसके ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन आके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो ये कीटो बन गया इनोल ग्रुप, ठीक है, लैक्टम बन गया लैक्टिम, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, ये है टोटोमेरिक। जो आपका प्यूरिन या पिरामिडिन के ऊपर जो आपका कार्बन था वो क्या हो गया, वो रिड्यूस हो गया, उसके ऊपर हाइड्रोजन अल्कोहल ग्रुप आ गया, ठीक है। वो क्यों होता है, जब आपका पीएच की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि आपका अमाइनो ग्रुप था, NH2 था, ठीक है, लेकिन आपका हाइड्रोजन कम हो गया, पीएच बढ़ गया, तो उस केस में आपका एक हाइड्रोजन डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा, हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये डबल बॉन्ड NH बन जाएगा, इमीनो ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। ये है आपकी टोटोमेरिक फॉर्म्स। ये कब बनती हैं, जब आपका पीएच ऊपर नीचे होता है, ठीक है। फिर एक टॉपिक आता है बेटा आपका प्योरिटी चेक ऑफ डीएनए आइसोलेशन। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, कई बार डायरेक्ट एक मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, बट इनको पढ़ना जरूरी है, ठीक है। प्योरिटी चेक, हम डीएनए आइसोलेशन को कैसे चेक करते हैं, एक चीज याद रखनी है, डीएनए जो है ना बेटा यूवी लाइट को, ठीक है, 260 नैनोमीटर पे जो है, ठीक है, क्या करता है, एब्जॉर्व करता है। और हमने प्रोटीन्स पढ़े हैं, प्रोटीन्स किस पे करता है, 280 नैनोमीटर पे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करने का, जो प्योरिटी का जो है इसको माप करते हैं 260 अपॉन, ठीक है, एब्जॉर्बेंस एट, है ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं, एब्जॉर्प्शन एट 260 अपॉन 280 प्रोटीन्स का है, और जो रेशियो आ रही है 1.8 आ रही है, ठीक है। ये चेक करते हैं कि डीएनए में आरएनए है या प्रोटीन है एक्स्ट्रा या नहीं। हमें पता है कि मेजॉरिटी डीएनए है, लेकिन उसमें कुछ पार्ट प्रोटीन्स भी होते हैं, लाइक हिस्टोन प्रोटीन्स, कुछ पार्ट आरएनए भी होते हैं क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन चल रही होती है, ठीक है। तो वो हमने चेक करना है। तो यहाँ से ही क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है। अगर रेशो 1.8 है तो समझ लीजिएगा प्योर डीएनए, डीएनए में ना आरएनए है ना कोई प्रोटीन है। रेशो अगर 1.8 से कम है,
कम हो रही है तो मतलब कि 280 ज़्यादा है, और 280 किसको एब्जॉर्ब करता है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है प्रोटीन्स को, तो समझ लेना प्रोटीन कंटेमिनेशन है, उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा है। और रेशियो अगर बढ़ जा रही है 1.8 से, मतलब कि अप टू 2 पॉइंट तक, तो इसमें समझ लेना आरएनए की कंटेमिनेशन है, बिकॉज आरएनए की एब्जॉर्बेंस ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपने याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यही चीज़ है। एट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ 260 नाइट्रोजन बेसिस जो हैं वो क्या कर जाते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब पाई से पाई स्टार में वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाते हैं, और 280 पे प्रोटीन्स जो है वो जो है उसके जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं वो जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, दैट इज फिनाइलिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन, वो हमने पढ़ा रखा है। और छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम कवर करते हैं बेटा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, अगर बेटा डीएनए की एब्जॉर्प्शन जो है वो 260 से कम शो कर रहा है तो उसको हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं, मतलब कि पीछे को शिफ्ट करेगा। और अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो कुछ ऐसा होगा, 260 पे एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर ये कम हो जा रहा है, ठीक है, तो दैट इज हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, और अगर बढ़ जा रहा है तो ये होगा बेटा, ये कब बनता है, तब हाइपरक्रोमिक शिफ्ट। उसका मतलब क्या है कि डीएनए खुला हुआ है, मतलब अगर खुला हुआ डीएनए है तो वो 260 से ऊपर जो है एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि आपके नाइट्रोजन बेसिस एक्सपोज्ड है। तो ये कब होगा, और ऐसी शिफ्ट को हम हाइपोक्रोमिक शिफ्ट बोलते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ज़्यादा बेटर थोड़ा सा समझ आएगा। एक सेल है, उसके डीएनए में, ठीक है, 60% जो है जीसी कंटेंट है, और हमें पता है दोनों है, तो मतलब 30% कितना हो गया ग्वानिन, और 30% वो हो गया साइटोसिन हो गया। अब आपने मुझे एडेनिन की अमाउंट बताना है जिनोम में, किसमें, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। पहले बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड को बात करते हैं। बेटा सिंगल स्ट्रैंडेड में हम बता नहीं सकते, क्योंकि हमने अभी पीछे पढ़ के हो गए कि सिंगल स्ट्रैंडेड में आपका जीसी और एटी कंटेंट अलग अलग होता है, सिमिलर नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये इनसफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जीसी बराबर नहीं होता सी के और एटी बराबर नहीं होता, ठीक है, तो हम ये सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन अगर डबल स्ट्रैंडेड की बात करें तो मुझे पता है कि 60% तो मेरा इधर चला गया, तो मेरा बचा हुआ 40% क्या होगा, ए और टी पेयरिंग, और ए कितना होगा 20% और टी कितना होगा 20%, तो आपका 20% जो होगा दैट विल बी एडेनिन। ये आपका आंसर आ गया, इजी, बहुत आसान है, बेसिक मैथ्स है। चलिए एक टॉपिक और है छोटा सा, उसको देख लेते हैं। फ्यूलगेन स्टेन जो है बेटा, ठीक है, ये एक फ्यूजिया चेन है इन सल्फ्यूरिक, सल्फर एसिड से, ये एक डाई है बेटा, स्टेन है, जो कि डीएनए को बेटा ब्लूइश वायलेट कलर देती है। ठीक है, अगर डायरेक्ट फ्यूलगन बोल देते हैं, फ्यूलजेन बोल देते हैं, फ्यूलगेन जो स्टेन है बेटा वो ब्लूइश वाइट कलर देता है डीएनए को, और सल्फ्यूरस एसिड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड से डिराइव्ड है, और ये आरएनए को कोई कलर नहीं देता है। वहीं हम ऑर्निकोल स्टेन की बात करें बेटा, वो आरएनए को येलो कलर देता है। तो कई बार डायरेक्ट आपके स्टेन्स के ऊपर, डाइस के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा बेटा इन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शोड इट टू बी मोर किंकी एंड लेस थिकर देन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, कि जो आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बेटा वो खुला हुआ है, तो मतलब वो माइक्रोग्राफ, मतलब आप जब उसको माइक्रोस्कोप के, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर नीचे देखेंगे तो वो ज्यादा किंकी दिखता है, क्योंकि खुला हुआ तो कहीं भी चला जाएगा, कैसा भी स्ट्रक्चर बना लेगा। ठीक है, किंकी एंड मोर थिकर ज्यादा थिक दिखता है। वहीं जब आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है वो पतला दिखता है। ठीक है, और किंक नहीं होती, क्यों, क्योंकि बेटा वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उसमें बॉन्डिंग्स हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो वो ज्यादा पास होगा, इसलिए वो थिन स्ट्रैंड्स दिखाता है। सिंस बेसिस आर एक्सपोज द NH2 ग्रुप रिएक्ट रैपिडली, और अगर आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए जिसमें बेसिस आपके एक्सपोज्ड हैं, खुले हुए हैं, तो आपका जो अमाइनो ग्रुप है बेटा वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ डायरेक्ट जो है रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे डीएनए स्ट्रक्चर पे। डीएनए के स्ट्रक्चर बचपन से पढ़ते आए हैं, एक बार दोबारा से कर देते हैं। किसने दिया था, हमें पता था, वॉटसन एंड क्रिक ने। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, इतना बच्चों वाली चीज़ें नहीं बताऊंगी। 1952 में दिया था आई गेस, और 1954 में वॉटसन, क्रिक और मुलिकन जो थे उनको इसके लिए क्या बोला था, नोबेल मिला था। ठीक है, इसका जो पहला बेटा एक्सरे डिफ्रैक्शन जो टेस्ट दिया था वो मुलिकन और रोजालिंड फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थी, फीमेल साइंटिस्ट थी, उन्होंने दिया था, और उसी के बेसिस पे बाद में उनके जो उन्होंने बेसिस पे वॉटसन एंड क्रिक ने ये स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, लेकिन तब तक रोजालिंड फ्रैंकलिन की डेथ हो गई थी, तो इसलिए जो नोबेल मिला था वो इन तीनों को मिला था। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझते हैं, बड़ा कुछ है नहीं। ठीक है, ये मतलब जो हमने आप एक एक बेस पेयरिंग पढ़ी, अब वही बेस पेयरिंग है, एक एक बेस जो है अलाइन होंगे साथ में, और ऊपर आपका डीएनए का स्ट्रक्चर, ये एक बेस पेयर एक बेस, और बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हमने बेस पेयरिंग की है। ठीक है, तो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, एक साइड पे 5 प्राइम होता है, एक साइड पे 3 प्राइम, एक साइड पे 5 प्राइम, एक साइड पे 3 प्राइम। मतलब 5 प्राइम क्या है कि इस साइड से आपका
इस साइड पे आपका क्या होगा, कार्बन होगा, मतलब पेंटोज शुगर फ्री होगी, ठीक है, और इस साइड पे आपका 3 प्राइम मतलब आपका इधर आपका प्यूरीन वाली साइड होगी, ठीक है। अब देखते हैं हेलिकल पिच कितनी है बेटा, 34 एंगस्ट्रॉम, 10 बेस पेयर्स, मतलब एक मेजर ग्रुप, दिस इज नॉट द मेजर ग्रुप, ठीक है, इधर से लेके इधर तक का बेटा आपकी एक मेजर ग्रुप होती है, ये 34 एंगस्ट्रॉम की होती है, जिसमें कितने 10 बेस पेयर्स एवरेज आ जाते हैं, ठीक है, 10 बेस पेयर्स मतलब 10 ऐसी बेस पेयरिंग आ जाएगी। डायमीटर आपका 20 एंगस्ट्रॉम का होता है। एक्सियल राइज क्या है, दो बेस पेयर्स के बीच का डिफरेंस, दैट इज 3.5 एंगस्ट्रॉम। माइनर ग्रुप आपकी ये होती है जिसमें छोटा वाला ग्रुप होता है, ठीक है, और ये आपस में 360 डिग्री में ऐसे क्वाइल करते हैं, ठीक है, एक के ऊपर एक, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। हेलिकल पिच आपकी मैंने आपको बता दी क्या होती है। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है, जो कुछ ड्रग्स, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स लाइक HTH, ल्यूसिन, जिपर, जिंक फिंगर जो है, ये क्या है बेटा, मेजर ग्रुप से बाइंड करते हैं और इसको रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो है इसके साथ बाइंड करके जो है DNA के स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वगैरह क्या है, ये हम मूल बायो में देखेंगे, लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि कौन कौन से जो है मेजर ग्रुप के साथ बाइंड करते हैं और उसके स्ट्रक्चर को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। ड्रग्स हैं, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं, ल्यूसिन, जिपर, जिंक फिंगर वगैरह, ये सब हम डिटेल में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ेंगे। चलिए अब हम इसकी बात करते हैं, एंटी पैरेलल आपके जो है DNA स्ट्रैंड्स किस तरीके से बाइंड किए, ठीक है, इसी को DNA के स्ट्रक्चर को खोलेंगे तो आपको पता है एक मेरा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग इधर हो रही है, C और G की, एक T और AT की, एक GC की, एक AT की, ठीक है, ऐसे ऐसे चला रहता है। 5 प्राइम कहाँ होगा, जहाँ पे मेरा ये वाला एंड फ्री होगा, मतलब कार्बन ऊपर वाली साइड। 3 प्राइम कहाँ होगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज, डिस्टर्बेंस, लेट्स रीस्टार्ट, ठीक है। तो वही चीज़ हम बेटा यहाँ देख रहे थे। 5 प्राइम पे क्या होगा बेटा आपका, ये आप देखेंगे कि 5 मतलब कि इसका पेंटोज शुगर का 5 प्राइम वाला जो कार्बन है वो ऊपर होगा। 3 प्राइम पे क्या होगा, आप देखेंगे कि आपका 3 साइड वाला जो कार्बन है, इसको 3 प्राइम हम इसलिए बोल देते हैं, ये नीचे वाली साइड होगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वाला कार्बन आपकी नीचे वाली साइड होगा। एग्जैक्ट और DNA हमेशा एंटी पैरेलल चलते हैं, अगर ये है तो इसका डायरेक्शन अगर देखेंगे ये बिल्कुल एग्जैक्ट इसका ऑपोजिट है, शुगर टिल्ट कर गया है, इस केस में 5 प्राइम आपका नीचे होगा, मतलब टिल्ट करके ऐसे जो है बाइंडिंग होती है, इसी को हम एंटी पैरेलल जो है बोलते हैं, और इस साइड आपका 3 प्राइम आएगा। 3 प्राइम वाला जो कार्बन है वो आपका ऊपर वाली साइड जाएगा, घूम गया है पूरे 180 डिग्री जो है ये मूव कर जाता है, यहाँ पे सीधा सीधा चला हुआ है, यहाँ पे उल्टा चला हुआ है, ठीक है, ये जो है इसकी डायरेक्शन है। चलिए अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ DNA। यहाँ से ये टॉपिक आप बेटा छोड़ नहीं सकते, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। हम जो नहीं बेटा BDNA जो भी हमने पढ़ा ना, 10 हेलिकल टर्न्स हैं, 10 बेस पेयर्स आते हैं आपके एक टर्न में, ठीक है, वो तो आपका BDNA में, और मेजॉरिटी हमारी बॉडी में BDNA प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके अलावा नेचर में A, B, C, D और Z DNA भी प्रेजेंट होता है। 5 टाइप के DNA हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, या कहीं और भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इनके कंपेरिजन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये वाला अपना स्लाइड कर लिए, ये एक मास्टर स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो मतलब यहाँ से आपने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बेस पेयर्स की बात करें तो A DNA में 11 बेस पेयर्स होते हैं, 10.7 अप्रॉक्सीमेट 11, B DNA में 10 होते हैं, 10.5 अगर बात करें, C DNA में 9.3 बेस पेयर्स होते हैं, मतलब एक टर्न में इतने बेस पेयर्स आते हैं, D DNA में 8 और Z DNA में 12 होते हैं, वो भी 6 के टाइमर में, ठीक है। टिल्ट ऑफ बेस पेयर की टिल्ट किस एंगल पे, एक है मतलब कि अगर ऐसे फोल्ड जा रहा है तो इसके और इस बेस पेयर में कितना टिल्ट आ रहा है, कितने डिग्री का चेंज आ रहा है, तो बेटा A DNA में 20.2 डिग्री का, B DNA में -6.3 डिग्री का, C में -7.8 डिग्री का, D में -16.7 DNA का, और Z DNA में 7 डिग्री का। एक्सियल राइज की बात करें, मतलब वही बात कि एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, कितने एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। ए के केस में इट इज 2.56, बी के केस में 3.37 मतलब 3.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सी के DNA टाइप में 3.32 और डी के केस में 3.03 एंगस्ट्रॉम और जी के केस में 3.7 एंगस्ट्रॉम। शुगर पकड़ स्ट्रक्चर की बात करें तो ए के केस में इट इज C3 एंडो मतलब C
4 के ऊपर अलग से जाएगा। और C2 एंडो किसके केस में होगा? बी के केस में। C और D फॉर्म ऑफ डीएनए में शुगर पकड़ स्ट्रक्चर नहीं होता है। Z फॉर्म में C2 एंडो होता है पिरामिडीन के केस में, C3 एंडो होता है प्यूरिन के केस में। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी उठा के पूछ लेगा, ये बताओ ये स्ट्रक्चर किस में है। डायमीटर की बात करें 23 एंगस्ट्रॉम, सबसे वाइडेस्ट जो है वो बेटा A DNA का होता है। बी डीएनए का 20 एंगस्ट्रॉम, सी का 19 और डी का कोई डायमीटर नहीं है। जी का इज 18 एंगस्ट्रॉम, सबसे पतला और इलोंगेटेड, पतला और लंबा होता है। हैंडेडनेस की बात करें कि आपका जो एक्सिस है वो कौन से हैंड को मूव कर रहे हैं, ठीक है। राइट 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 राइट, सारे ही ABCD राइट हैंडेड होते हैं सिवाय जी को, जी जो है लेफ्ट हैंडेड जो है डीएनए होता है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसी बनती है? एंटी इसमें किसी भी तरीके की नहीं है, इसमें प्यूरिन सिन में होती है, पिरामिडीन एंटी में होती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट, इसको जो है रिक्वायरमेंट इनको बनाने के लिए आपको आयंस चाहिए होते हैं डीएनए में, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम। और बी डीएनए लो सॉल्ट में बनता है, सी और डी लिथियम डिपेंडेंट होता है, जी जो है हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में बनता है, ठीक है। हेलिकल ट्विस्ट या बेस पेयर्स की बात करें बेटा 31 डिग्री का होता है, इसमें 36 डिग्री का होता है, इन दोनों में नहीं होता है, और इसमें -60 डिग्री इनका होता है, ठीक है। ग्रूव्स की बात करें बेटा, इस केस में मेजर ग्रुप बेटा नैरो और डीप होता है, मतलब कि इतने नैरो नहीं होते हैं, ठीक है। और वाइड एंड माइनर जो है वाइड, चौड़े और शैलो होते हैं, ठीक है। और इस केस में वाइड एंड डीप होता है, हमें पता है मेजर ग्रुप बहुत बड़ा होता है, वाइड एंड डीप होता है, और जो माइनर ग्रुप है वो नैरो एंड डीप होता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट, ठीक है। ए और बी इसमें अलग है, इनमें कोई वो नहीं बनते हैं। जी डीएनए बेटा आपका फ्लैट होता है या नैरो और डीप होता है, और ये ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है, ठीक है। आई होप आपको कंपैरिजन क्लियर होगा, मैंने एक पॉइंट आपको समझा दिया है, बस आपको बेटा ये बार बार पढ़ के याद कर लेना है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए जी डीएनए को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, जी डीएनए से क्वेश्चन आते हैं। जी डीएनए बाइंडिंग डोमेन रिक्वायर्स हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा आसपास के मीडियम में बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन हो, 62% से ज़्यादा, तब हमारा जो है बेटा जी डीएनए बनता है। नेम जी अल्फा इन कॉम्प्लेक्स विद डीएनए, 1 जी अल्फा बाइंड्स टू ईच स्ट्रैंड वाया हाइड्रोजन बॉन्ड एंड आयनिक इंटरेक्शन, ठीक है, बिटवीन पोलर एंड बेसिक साइड चेन्स एंड शुगर फॉस्फेट बैकबोन। मतलब ये जो है, ये अगर आप देखेंगे कुछ जिगजैग जैसा बन जाता है जब हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ साथ आयनिक इंटरेक्शन होती हैं, ठीक है। थिनेस सबसे थिन, सबसे इलोंगेटेड जिगजैग कॉन्फॉर्मेशन है, और ये लेफ्ट हैंडेड वाला है, ठीक है। डाई न्यूक्लियोटाइड रिपीट ऑफ अल्टरनेटिंग एंड प्यूरिन, ठीक है। और इसमें कैसा है कि प्यूरिन और पिरामिडीन का ऑल्टरनेटिव जो है डाई न्यूक्लियोटाइड का रिपीट होता है। साइटोसिन, और इसमें जो साइटोसिन है बेटा वो कैसा होता है? मिथाइलेटेड होता है, मतलब साइटोसिन के ऊपर एक्स्ट्रा जो है मिथाइल 5 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा ऐड होता है जी फॉर्म में। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि जो आपका जी डीएनए है उसमें साइटोसिन कौन सी फॉर्म में है, या फिर ये आएगा कि 5 मिथाइल साइटोसिन कौन से टाइप के डीएनए का वो है, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। ये चीज आपने याद रखना है। कैन एग्जिस्ट अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन, एग्जांपल CpG आइलैंड्स, ठीक है, वेयर मिथाइलेशन फेवर बेरिक्यून्स B to Z ट्रांजिशन एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शन साइलेंसेस, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकली जी डीएनए कहाँ एग्जिस्ट करता है? CpG आइलैंड्स हमारी उसमें होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और जो मिथाइलेशन है बेटा वो B to Z डीएनए की क्या है, कन्वर्जन में हेल्प कराती है, और ट्रांसक्रिप्शन साइलेंसिंग जब होती है, ठीक है, जब हम ट्रांसक्रिप्शन को रोकते हैं उस केस में ये जो है ये वाला आपका एग्जिस्ट करता है। चलिए अब एक और आता है डीएनए में, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए ट्रिप्लेक्स, और इसको HDNA बोल देते हैं, डीएनए ट्रिप्लेक्स। अरे इसको समझते हैं, ठीक है। ये कब होता है बेटा, कब अपीयर होगा कि एक और बेस पेयर आ गया, ठीक है, जब हमारे रेप्लिकेशन चलता है, ठीक है। और कैसे कैसे होता है? इंटरमॉलिक्यूलर कब बोलेंगे? ये 2 तरीके से हो सकता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर ये बनता है बेटा जब प्यूरिन पिरामिडीन, मतलब आपको पता है प्यूरिन पिरामिडीन से करता है, लेकिन रेप्लिकेशन होगी तो प्यूरिन से करेगा, प्यूरिन पिरामिडीन होगी। इंटरमॉलिक्यूलर में अलग अलग, या पिरामिडीन बीच में प्यूरिन आ जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। इंट्रामॉलिक्यूलर आपका ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर ये आपका है, ठीक है, पिरामिडीन पिरामिडीन ये आपका ये है, ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। मतलब टर्शियरी स्ट्रक्चर में क्या है, 3 आपके स्ट्रैंड्स होंगे, और ये कौन से केस में बन रहा है? जब आपका डीएनए रेप्लिकेट करता है बेटा, ठीक है।
अब इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। एक है हुक-स्टीन बेस पेयरिंग। नॉन वॉटसन क्रिक बेस पेयर्स अलाउज थर्ड स्ट्रैंड टू वाइंड अराउंड डुप्लेक्स विच इटसेल्फ इज एसोसिएटेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ये जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है एक और बाइंड किया है बेटा, ये नॉन वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग है, ठीक है। जो वॉटसन क्रिक बोलता है वो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करता है, ठीक है। थर्ड स्ट्रैंड भी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ही इनके साथ बाइंड करता है, ठीक है। या तो इस कंडीशन में होगा, टैट कंडीशन में, ठीक है, कि पिरिमिडीन के बीच में प्यूरीन प्रेजेंट है, या फिर पिरिमिडीन के बीच में प्यूरीन कैसे प्रेजेंट है। थर्ड स्ट्रैंड इज प्यूरीन रिच, और जनरली आपने याद रखना है कि जो तीसरा स्ट्रैंड, जो नया स्ट्रैंड आ रहा है वो प्यूरीन रिच होगा, ठीक है। हुक-स्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पैरेलल डायरेक्शन, मतलब और वो पैरेलल चलेंगे, एंटी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल चलेंगे डायरेक्शन ए और जी, ठीक है, बराबर इस डायरेक्शन में चलेंगे, ठीक है। इफ थर्ड स्ट्रैंड इज पिरामिडिन रिच, और अगर थर्ड स्ट्रैंड पिरामिडिन रिच है तो उस केस में एंटी पैरेलल मूव होगी ओरिएंटेशन सी और टी की। रिक्वायर होमोप्यूरिन होमोपिरामिडिन डीएनए रीजन, ठीक है। और ये कब बनता है? जब आपका होमोप्यूरिन मतलब कि या होमोपिरामिडिन मतलब खूब सारे एक ही लाइन में आपके प्यूरीन या फिर पिरामिडिन प्रेजेंट हो, तब उस केस में बनता है, ठीक है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है? हुक-स्टीन बेस पेयरिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, प्यूरीन के केस में पैरेलल होती है, पिरामिडिन के केस में एंटी पैरेलल होती है, ठीक है। चलिए, अच्छा कुछ रूल्स हैं हुक-स्टीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स के, उसको समझते हैं। ऑब्जर्व्ड इन डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्सेस, ये किस में होंगे? डीएनए में होंगे, आरएनए में, और जब प्रोटीन डीएनए से बाइंड करेगा तब होंगे। GC हुक-स्टीन बेस पेयर रिक्वायर साइटोसिन्स टू बी प्रोटोनेटेड एंड N3, ठीक है। जब आपका G और C की बेस पेयरिंग, ठीक है, होगी, ठीक है, और हुक-स्टीन बेस पेयरिंग होगी, तो उस केस में जो साइटोसिन है बेटा वो प्रोटोनेटेड होगा, मतलब N कंडीशन में जो हाइड्रोजन है वो प्रोटोनेटेड होगा, वो NH2 होगा, ठीक है, उसके ऊपर एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाएगा। सिंस आरएनए इज चार्ज, मेटल आयंस आर रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज हुक-स्टीन बेस पेयर। आरएनए के केस में जो आपके हुक-स्टीन बेस पेयर्स होते हैं, क्योंकि आरएनए चार्ज्ड है, ठीक है, बाहर वाली साइड है तो और खुला हुआ है, तो उस केस में मैग्नीशियम जो है यूज होता है स्टेबलाइज करने के लिए। हैज शॉर्टर C1 डिस्टेंस देन वॉटसन क्रिक बेस पेयर डिस्टेबलाइजेस बी डीएनए, ठीक है। इसमें जो C1 डिस्टेंस है कार्बन 1 और कार्बन 1 का इस और इसके बीच में, वो कम हो जाता है और ये डीएनए के बी डीएनए के स्ट्रक्चर को डिस्टेबलाइज करता है। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कांट एग्जिस्ट इन बी फॉर्म ड्यू टू स्टीरिक हिंड्रेंस, और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी नहीं, क्यों नहीं बनता? अगर कोई बोले कि आरएनए हमेशा ओपन स्ट्रक्चर में क्यों होता है डबल स्ट्रैंडेड, क्योंकि बेटा इसमें OH ग्रुप होता है और इसी के साथ दूसरी साइड से भी OH ग्रुप आएगा तो स्टीरिक हिंड्रेंस कॉज करेगा, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है। यहाँ पे बेटा हमारा टर्शरी डीएनए स्ट्रक्चर खत्म हुआ, हुक-स्टीन बेस पेयरिंग जो है खत्म हुई। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा टोपोआइसोमेरेसिस को। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी जा रहा है पर मैं सारा न्यूक्लिक एसिड यहीं कवर कर दूंगी, सिर्फ उसके बाद हमारा एक लेक्चर का मेटाबॉलिज्म बचेगा, ठीक है, वो जब हम मेटाबॉलिज्म का टॉपिक करेंगे तब करेंगे, ठीक है। टोपोआइसोमेरेसिस, ये कुछ एंजाइम्स होते हैं ना बेटा, ठीक है, इनको हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में और भर भर के पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे इनका आइडिया ले लेते हैं। टोपोआइसोमेरेज 1 जो है ना बेटा, वो कट सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ठीक है, ये कुछ एंजाइम है जो डीएनए को कट करता है, डीएनए के किसी एक स्ट्रैंड पे कट करेंगे और ये एटीपी इंडिपेंडेंट होती है, मतलब इंडिपेंडेंट, इनको एटीपी नहीं चाहिए होता है और इनसे जो है लिंकिंग नंबर 1 से बढ़ जाता है। ये लिंकिंग नंबर क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और जो टोपोआइसोमेरेज 2 है बेटा, 2 से याद रखना मतलब दोनों स्ट्रैंड्स को कट करता है और ये इसको एटीपी चाहिए होता है। और ये क्या करता है, अगर बेटा, क्योंकि हमें पता है हमारा डीएनए बहुत मीटर्स के हिसाब से लंबा है, तो कभी डीएनए आपस में ही गांठ बन जाए, इंटेंगल हो जाए, नॉट बन जाए, तो उसको काटने के लिए और सीधा करने के लिए हम टोपोआइसोमेरेज 2 को इस्तेमाल करते हैं। टोपोआइसोमेरेज 4 जो है SOS रिस्पॉन्स में, ठीक है, जब आपका डीएनए बहुत ज्यादा डैमेज उसमें चला जाता है, ये भी क्या करता है, डबल स्ट्रैंडेड देता है और इवन नंबर ऑफ कट देता है, ठीक है। अब एक टॉपिक है G क्वाड्रुप्लेक्स, ठीक है, डीएनए में। फॉर डीएनए रिच इन G देन फॉर्म्स स्क्वायर अरेंजमेंट स्टेबलाइज्ड बाय मोनोवेलेंट कैटाइंस इन्वॉल्व हुक-स्टीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नीड्स 4 ट्रिपलेट्स ऑफ डीएनए सेपरेटेड बाय शॉर्ट स्पेसर्स इन 1 स्ट्रैंड, ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपका एक डीएनए में रेगुलर सीधा 4 ये आ जाते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, इस तरीके से क्वाड्रुप्लेक्स स्ट्रक्चर G बन जाता है और आगे को चलता है, बाइंड करते हैं और इनको स्टेबलाइज करते हैं सोडियम आयन, ठीक है। ये स्क्वायर अरेंजमेंट बनाता है और इसको स्टेबलाइज करता है मोनोवेलेंट कैटाइंस, और इसको जो है बॉन्डिंग जो बनती है दैट इज हुक-स्टीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपस में हाइड्रोजन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही होंगे लेकिन हुक स्ट्रेन होंगे, और 4 ट्रिपलेट्स, और इसको बनने के लिए 4 ट्रिपलेट्स चाहिए होंगे जी के बाय शॉर्ट स्पेसर्स इन वन स्ट्रैंड, और एक स्ट्रैंड के अंदर आपको छोटे छोटे डिस्टेंस पे या छोटे छोटे, बीच में कुछ और भी हो सकता है, बैक टू बैक हो, तब जब आपके जो है इस तरीके का क्वाड्रुप्लेक्स स्ट्रक्चर डीएनए में कई बार बनता है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सुपर कॉइलिंग। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये नहीं छोड़ना है, सुपर कॉइलिंग को समझते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने बचपन में फ़ोन की तार देखी है। ठीक है, लैंडलाइन में ऐसे फ़ोन की तार होती है ना, बस अब वो इमेजिन करना, डीएनए भी कुछ वैसा है। ठीक है, उसको एग्जाम्पल लेते हुए अब हम इसको समझेंगे ये सुपर कॉइलिंग क्या है। ठीक है, जब आप बार बार किसी ऐसी फ़ोन की तार को घुमाते हैं, ठीक है, तो वो क्या कर जाता है, एंड में या रस्सी को घुमाते हैं, ये आपस में क्या हो जाता है, और छोटा हो जाता है। ये जो आपके बेस पेयर्स हैं, ये अगर इतना था तो ये छोटे होने चालू हो जाते हैं। ठीक है, और फिर बाद में छोटे होकर क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर कॉइल कर जाएंगे, इसके ऊपर ऐसे 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 कॉइल कर जाएंगे। यही बेटा डीएनए सुपर कॉइलिंग है। ठीक है, इसमें जो चीज़ें हम पढ़ेंगे दैट इज लिंकिंग नंबर, ट्विस्टिंग नंबर, रिथ नंबर। ठीक है, रोटेशन ऑन एक्सिस, डायरेक्शन बेसिस। लिंकिंग नंबर का फॉर्मूला है कि कितने लिंकिंग नंबर होते हैं, दैट इज जो है आपका ट्विस्टिंग नंबर प्लस रिथ नंबर। ये एक मेरा रिलैक्स्ड सर्कुलर डीएनए, एक रिलैक्स मेरा नॉर्मल डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, इसमें कोई लिंकिंग नहीं है बेटा। ठीक है, जितना ट्विस्टिंग नंबर है, मतलब एक बार ट्विस्ट कर रहा है उतना ही मेरा लिंकिंग नंबर है। ठीक है, मतलब एक बार ट्विस्ट किया है, ठीक है, उसी को मैं LK डैश, और देयर इज नो रिथिंग। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा रोटेशन नहीं है। अब इसको समझते हैं कैसे कैसे होता है। पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग से हम स्टार्ट करते हैं। ओवर वाइंडिंग, ठीक है, पॉजिटिव से याद रखना, राइट हैंडेड डायरेक्शन, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, कॉइलिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस। ठीक है, कि अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं इस डीएनए को और ज़्यादा तोड़ मरोड़ रही हूँ। ठीक है, राइट साइड पे, ठीक है, राइट साइड पे और तोड़ मरोड़ रही हूँ, जिसकी वजह से क्या होगा, कॉइलिंग जो है अपनी ही एक्सिस पे ये और कॉइल कर जाएगा। ठीक है, कॉइलिंग कर जाएगा, और इसमें जो है मेरे लिंकिंग नंबर, मतलब नंबर ऑफ बेस पेयर्स जो है वो बढ़ जाएंगे। लिंकिंग नंबर मेरे जो नॉर्मल कंडीशन में थे उससे बढ़ जाएंगे। नॉट कॉमन बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन जीन एक्सप्रेस डिफिकल्ट। ठीक है, ये कम होता है राइट साइड पे। कैसे आप करेंगे, ठीक है, ये नेचर में कम होता है, राइट हैंडेड डायरेक्शन में होता है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। ठीक है, जब आप राइट साइड में डीएनए को और तोड़ मरोड़ना, मतलब उसको गोल गोल करके घुमा रहे हैं। ठीक है, और फिर ये इसमें पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हम इसको बोलते हैं। और इस केस में क्या होता है, आपका लिंकिंग नंबर डैश, मतलब जो आपका नॉर्मल कंडीशन में था उससे ज्यादा हो जाता है। नेगेटिव सुपर कॉइलिंग की बात करें, अंडर वाइंडिंग। अब क्या है, आप खोल रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको खोल रही हूँ, उसमें क्या था, अगर इतना था मैं इसको और घुमा रही थी, ये मेरा ये घूम रहा है, ये जो है ना, दिस इज माय लिंकिंग नंबर्स, कितने ये आ रहे हैं, कितने राउंड्स बन रहे हैं। ठीक है, ये मेरे इसमें कम होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है बेटा, इसको मैं और ज़्यादा खोल देती हूँ तो ये कुछ ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, कोई और ज़्यादा खुल जाते हैं। ठीक है, ये लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में होंगे, और इस केस में लिंकिंग नंबर जो है कम हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे इस तरीके से 1 2 3 4 5 थे, तो ये कितने रह गए, 1 2 3 4 रह गए, 4 रह गए। ठीक है, मैं इसको खोल रही हूँ, लेफ्ट हैंडेड है, नेगेटिव लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में है, और इसमें नेगेटिव ये ज़्यादा कॉमन होता है, इसमें डीएनए और खुलता है। ठीक है, सुपर हेलिकल डेंसिटी बेटा एक फॉर्मूला आता है, सिग्मा होता है डेल्टा, कितना चेंज आया है लिंकिंग नंबर में, अपॉन LK डैश। LK डैश है कि नॉर्मल में आपके ये कितने थे, ये कॉइल्स कितने थे, 1 2 3 4, दिस इज योर लिंकिंग नंबर। ठीक है, कितने कॉइल्स थे, अब इन कॉइल्स में कितना चेंज आ रहा है वो है। ठीक है, तो सुपर हेलिकल डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है डेल्टा LK माइनस LK, मतलब इनिशियल में से फाइनल में से इनिशियल माइनस अपॉन इनिशियल कितने आपके लिंकिंग नंबर, कितने कॉइल्स थे। ठीक है, अब एक टॉपिक आपका यहाँ आता है बेटो, लिंकिंग नंबर होता है ट्विस्ट प्लस रिथ, दे कंपनसेट ईच अदर, लिंकिंग रिमेन ऑलवेज रिमेन सेम। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या है, जब आपके लिंकिंग नंबर बढ़ते हैं बेटा, ठीक है, तो आपके ट्विस्ट नंबर विल चेंज। ठीक है, चेंज इनमें आएगा, ओवरऑल ये सेम रहेंगे। ठीक है, ओवरऑल आपके सेम रहेंगे। अगर ट्विस्ट कम होते हैं, मतलब जितना आप ट्विस्ट करेंगे वो कम होते हैं, आपका रिथ रोटेशन जो है उतनी ज़्यादा बढ़ती है। ठीक है, मतलब वो आपकी उतनी बढ़ेगी। ठीक है, LK ओनली चेंजेस व्हेन देयर इज निक और कट इंट्रोड्यूस इन डीएनए। आपका याद रखना लिंकिंग नंबर हमेशा सेम रहता है, आप किसी चीज़ को कितना भी घुमा लो, थोड़ी देर बाद वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, ये हमेशा सिमिलर रहेंगे। कब चेंज होता है लिंकिंग नंबर, जब बेटा आप डीएनए में बाहर से कट लगाते हैं। ठीक है, और आप खुद से कट लगाते हैं। ETBR अनवाइंड्स डीएनए एट, ठीक है, ETBR क्या है आपका, इथिडियम ब्रोमाइड, ये एक आपका बेटा
डाई है जो हम डीएनए को स्टडी करने के लिए करते हैं, और ये डीएनए को काटता भी है, ये अनवाइंड करता है डीएनए को, ठीक है। अगर इसमें मैं ईटीबीआर डाल दूंगी, इसको खोल देगा, ये बाइंड करता है डीएनए की साइड्स पे, ठीक है। 27 डिग्रीज, और ये हेलिकल टर्न्स, जो आपके हेलिकल टर्न्स थे, ठीक है, उसको करता है, ट्विस्ट नंबर को डिक्रीज करता है और रिथ को इंक्रीज करता है। नेगेटिवली सुपर क्वाइल्ड, मतलब आपको पता है नेगेटिवली सुपर क्वाइलिंग ज्यादा है, ईडीबीआर जब हम डालते हैं वो रिलैक्स करता है और उसको पॉजिटिव सुपर क्वाइल डीएनए में डाल देता है। ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। ये था आपका बेटा लिंकिंग नंबर, बस आपने फॉर्मूला याद रख लेना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कौन सा है नेगेटिव और पॉजिटिव में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ। अब जल्दी से हम आज का क्विक चेक कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन है, ठीक। एक डीएनए सैंपल है जिसमें जीसी कंटेंट 40% है, यहीं से कर ले, जी हो गया 20%, सी हो गया 20%, ठीक है। वॉलेस रूल लगाना है हमने, और हमने एस्टिमेट करना है मेल्टिंग टेम्परेचर पॉइंट, ठीक है। 10 बेस पेयर फ्रेगमेंट्स, ठीक है, कितना होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है टीएम का, 2 × A+2 + 4 × G+C, G20 ये, और 80 कितना बचा मेरा, अगर ये 40% है, 60% है, तो 80 विल बी 30 एंड T विल बी 30। फॉर्मूला लगा दीजिए, 2 × 30 + 30 + 4 × ठीक है 4 × योर 40, ठीक है। अच्छा, अगर ये परसेंटेज में है तो मैं इसको ऐसे 2 और 4 भी ले सकती हूँ, चलो यहीं से कर लेते हैं। तो इट विल बिकम 30 30 60, 2 × 60 इज 160, ठीक है, प्लस 4 × 40 इज इक्वल टू 4 4 = 16, 160, ठीक है। तो इट विल बिकम 280। अब ये 280 जो है वो आपका आया है, लेकिन 10 बेस पेयर फ्रेगमेंट्स की बात की गई है, तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो आपका टेम्परेचर क्या आ जाएगा, 28 डिग्री, ठीक है। 10 बेस पेयर्स की बात, अगर सिंगल बेस पेयर की होती तो 280 डिग्री, और 10 बेस पेयर है, डिवाइड बाय 10, तो आपका ये हो जाएगा 28 डिग्री, मतलब यहाँ से आपका आंसर आ गया, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए कॉन्फर्मेशन इट्स करेक्टरसाइड बाय लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। कौन से डीएनए में लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है, सिर्फ एक ही है, दैट इज दी डीएनए, आगे जानने की जरूरत नहीं है। और सीपीजी मिथाइलेशन, मतलब आपका जो साइटोसिन है उस पर मिथाइलेशन भी किसमें होती है, जी डीएनए में होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मास्टर्स न्यूक्लियोटाइड्स क्या है बेटा, पेंटोज के बने हैं, नाइट्रोजन बेस के, फॉस्फेट के बने हैं। बी डीएनए जो है राइट हैंडेड होता है, 10 बेस पेयर्स, अप्रॉक्सीमेट 10.4 होता है एक्चुअल में, लेकिन हम 10 बेस पेयर्स पढ़ लेते हैं। 34 एंगस्ट्रॉम की पिच होती है। जी डीएनए लेफ्ट हैंडेड, जिगजैग, हाई सॉल्ट, मिथाइलेशन चाहिए होती है। इसमें जो एडवांस, और डीएनए में क्या एडवांस होते हैं आपके, क्वाड्रुप्लेक्स होते हैं, ट्रिप्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं थ्रू हुक्स्टीन बॉन्डिंग, ठीक है। बेस पेयरिंग मुझे पता है ए टी के साथ करता है, जी सी के साथ, और पिरामिडीन्स सिर्फ एंटी कॉन्फर्मेशन देते हैं, प्यूरिन्स दोनों देते हैं। स्टेबिलिटी और प्योरिटी की बात करूं, जो टेम्परेचर है वो जीसी कंटेंट पे रिलाई करता है डिपेंडिंग ऑन वॉलेस रूल, और प्योर डीएनए का जो बेटा अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी देखेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में तो 1.8 आता है, ठीक है। सुपर क्वाइलिंग का फॉर्मूला, लिंकिंग नंबर इज इक्वल टू ट्विस्ट प्लस रिथ नंबर, ये डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में दिए होंगे। नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग जो है वो कॉमन है, टोपोआइसोमेरेजेस जो है वो लिंकिंग नंबर को चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, वो कट लगाते हैं डीएनए में। इंटरकैलेटर्स लाइक ईटीबीआर, ये डाइज है और इंटरकैलेटर्स है, मतलब डीएनए के बीच में जाके घुसते हैं, बाइंड करते हैं डीएनए के साथ, और डीएनए के लिंकिंग नंबर को चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं, सॉरी लिंकिंग नंबर को चेंज नहीं करते, उसके ट्विस्ट और रिथ को चेंज करते हैं। तो ये था बेटा आज की हमारी समरी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो आप डीएम कर देना, और जल्दी ही हम आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस सेकंड, क्योंकि आपको 1 महीना पेपर को रह गया है। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस 1 मोर यूनिट साइड बाय साइड, तो 2 यूनिट्स हम कोशिश करेंगे जल्दी से एक टाइम पे चलाएं, ताकि आपका सिलेबस जल्दी से खत्म हो जाए। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।